मनुवादी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं कि अन्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, अन्याय होता हुआ भी नज़र भी आना चाहिए। एक हमारे जो आज देश के होम मिनिस्टर बने बैठे हैं, उस समय उनको तड़ी पार का हुक्म था, पूरा केस जो है अमित शाह साहब का वही सुनेंगे। इस वजह से उनको मार तक दिया। तुम लोग जो आरएसएस और बीजेपी के अक्यूज पर्सन हैं, उनसे मिलकर उनको बचाने के लिए काम कर रहे हो। तो लखीमपुर खीरी में जो लोग वकील हैं, जो लोग इसके लिए एजिटेशन कर रहे हैं, वो इस बात को भी इंश्योर करें कि जजेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। वो हैं जो बम फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और उनको बीजेपी ने बाद में अपने जो एक जमुना पार का एक जिला है उसका यूथ का प्रेसिडेंट बनाया। एफआईआर दर्ज करने के हालात साजगार नहीं है तो इस देश में संविधान नहीं चलता क्या? किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को जिंदा नहीं रहने देंगे, हर संवैधानिक व्यवस्था को मारेंगे। जो स्वयं होम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है? या मोदी जी को हटा के धकेल के प्रधानमंत्री कौन मिलेगा? एक तरफ योगी जी, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार के मुकदमे उन्होंने खुद ही अपने ऊपर से वापस करा लिए। जो जज नहीं माना, यही तो एलिगेशन है उनके ऊपर, जज तक को मरवा दिया। कि जो अगली सरकार आए वो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को निरस्त करे। जो राष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह साहब, उन तक जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। हम लोगों के पास जो सबूत हैं, कानून का उल्लंघन किया है, अपराध किए हैं तो वो पकड़े जाएंगे। मीडिया को आजाद कराना जरूरी है, लालच और डर से। इस देश में एक जज हुआ करते थे, जस्टिस लोया। 2005 सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की जांच कर रहे थे। उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है संदिग्ध हालत में। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु या मौत कैसे हुई उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। उसके बाद जस्टिस अकील कुरैशी, जो 2010 में अमित शाह को रिमांड पर भेजते हैं, उनको कॉलेजियम की तरफ से रिकमेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, लेकिन सरकार उनको नकार देती है, उनको मना कर देती है। एक जज हुए थे जस्टिस कर्नर, दलित थे, कोलकाता हाई कोर्ट में जज थे। उन्होंने कोर्ट में जो करप्शन था उस पर आवाज़ उठाई तो उनको जेल में डाल दिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में जो सवाल करेगा, जो हक अधिकारों की सवाल करेगा, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब ताज़ा मामला है, दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे हैं जज विनोद यादव का, जो कड़कड़डूमा में दिल्ली दंगों की लगातार सुनवाई कर रहे हैं। और उन्होंने लगातार जो दिल्ली पुलिस है उनको फटकार लगाई है, इवन यहाँ तक 25,000 का जुर्माना तक लगा दिया। अभी हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम महमूद प्राचा साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रूटीन है, रूटीन प्रोसेस है, या इसके पीछे कोई और वजह है। ये जो ट्रांसफ़र हुआ इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कोर्ट का रूटीन प्रोसेस है कॉलेजियम का, या दिल्ली हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, या इसके पीछे कोई दबाव है या कोई ताकत है? ये आजकल का जो नया रूटीन बना हुआ है वो रूटीन है। और वो रूटीन है कि अगर मनुवादी मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो जो हमारे 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आके कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसी की एक छवि है ये कि जजेस और जुडिशरी कितने ज़्यादा प्रेशर में है, हर प्रकार के प्रेशर में है। एक पुरानी कहावत है कि न्याय सिर्फ होना ही चाहिए, नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि अन्याय, जो ये मनुवादी व्यवस्था की जो सरकार बनी है पिछले 7 सालों से, वो क्या कर रही है दिन ब दिन कि अन्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, अन्याय होता हुआ भी नज़र भी आना चाहिए। इन्होंने सब चीज़ों को उल्टा कर दिया है। भारत के संविधान की हर जो आज़ाद इंस्टीट्यूशंस थी, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशंस थी, उन सबको खात्मा करने पे तुले हुए हैं। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जज लोया का, जज कुरैशी का और कर्नन साहब का, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जज लोया को की हत्या होने से पहले, और उसमें इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा था? एक हमारे जो आज देश के होम मिनिस्टर बने बैठे हैं, उस समय उनको तड़ी पार का हुक्म था, उनके खिलाफ वारंट किए गए थे, उनको जेल भेजा था जिस जज ने। उसको दुनिया की सारी रिवायत, कायदे कानून ताक पे रख के उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया। ये है इस सरकार का कि बेशर्मी की इंतहा, और कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं। जज लोया को पहले धमकी दी गई, डराया गया, लालच दिया गया, और क्योंकि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था इसलिए उनको मार दिया गया। तो यहाँ के केस में क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जज लोया जो है ट्रांसफ़र नहीं होंगे, पूरा केस जो है अमित शाह साहब का वही सुनेंगे।
इस वजह से उनको मार तक दिया गया। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि विनोद यादव साहब और उनके साथ एक और जज हैं फहाउद्दीन साहब, तो उनको कम से कम ट्रांसफ़र तो कर दिया गया। अगर कोई इस प्रकार का ऑर्डर होता, हालांकि रिवायत के हिसाब से जो स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं तो उस हिसाब से तो इनको चेंज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट्स बनी ही थी नॉर्थ दिल्ली दंगों की राइट्स को हैंडल करने की। मगर कम से कम हम इस बात पे खुश हैं कि जज लोया का जो नेक्स्ट स्टेप था, वो बंदिशें अगर यहाँ भी होती तो शायद इनकी जानों को भी खतरा हो सकता था। तो ये हालात चल रहे हैं। तो इस और जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अब 2018 में बात कही थी कि देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट की और न्यायिक व्यवस्था की हिफाजत करने के लिए आह्वान किया था 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। तो वो उनकी गुहार जो है शायद हम लोग पूरी तरीके से नहीं सुन पाए, उसी वजह से एक जज साहब को राज्यसभा भी लेनी पड़ी। मैं ये दिल से सोचता हूँ कि गोगोई साहब ने भी कोई अपनी खुशी से नहीं राज्यसभा ली होगी और अपनी खुशी से वो जजमेंट्स पास नहीं की होंगी जिनके ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं बहुत, जिसमें ये राफेल का भी एक केस है और बाबरी मस्जिद का भी केस है। तो वो कोई अपनी खुशी से नहीं कर रहे होंगे। उनके पास भी जो जज लोया साहब के शायद ऐसा हो सकता है, जो एक वो बनता है, एक इम्प्रेशन बनता है कि जैसे जज लोया को पहले लालच दिया गया फिर धमकाया गया, तो लोगों के पास, जजेस के पास ऑप्शन नहीं छोड़े जा रहा है। ये जो हालात हैं, इसलिए भारत की जनता जो इस देश की मालिक है, जो इस देश की रखवाली भी है, तो उनको आगे आना पड़ेगा, लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, ख़ास तौर पे SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज़ के लोगों को, जब ही न्याय की उम्मीद करें। मगर मैं एक बात फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि यही जज साहब थे तो ये है ब्यूटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की, कि चाहे इंस्टीट्यूशन कितनी भी कमज़ोर हो जाए, न्याय की और भारत के संविधान से अपना विश्वास बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमने। यही जज यादव साहब थे जिन्होंने मेरे खिलाफ FIR की थी, का हुक्म दिया था, यही जज यादव थे। लेकिन जब तथ्यों के बाद तथ्य उनके सामने रखे गए तो उनका, जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो उन्होंने किस प्रकार के ऑर्डर किए पूरी दुनिया ने देखा है। 25,000 का जुर्माना भी लगाया और हर मुकदमे में, क्योंकि उन्होंने अब ये महसूस कर लिया था कि अगर अब पुलिस के साथ ज़रा सी भी रियायत की जाएगी तो ये हमला उस पे हो जाएगा, देश की कानून व्यवस्था पे हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पे जजेस क्या करते हैं, और उसकी वजूहात हो सकती हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक थॉट प्रोसेस ये है कि पुलिस और प्रशासन जो है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं, ओवरवर्क, बहुत ज़्यादा काम होता है उनके पास। तो सभी न्यायालय जो है ना, उनके प्रति कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। मगर उसका नतीजा क्या हो रहा है कि नतीजा ये दिल्ली दंगों में ही साफ नज़र आ रहा है। तो इसलिए जब यादव साहब को शायद ये नज़र आने लगा होगा कि कोर्ट की रियायत का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है पुलिस, तो उन्होंने फिर जो जेन्युइनली ऑर्डर्स बनते थे, जिनसे मुंह नहीं फेरा जा सकता था, वो ऑर्डर किए। और वो ऑर्डर्स किस प्रकार के थे पूरी दुनिया ने देखा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, कि हर प्रकार की लताड़ लगाई पुलिस को। उन्होंने ये तक कहा कि तुम लोग जो RSS और BJP के अक्यूज पर्सन हैं, उनसे मिलकर उनको बचाने के लिए काम कर रहे हो। कमिश्नर ऑफ पुलिस को बार बार कहा कि ये सब गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। तो ये है। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ देश की जनता से आपके माध्यम से, ये जो है ना एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा लखीमपुर खीरी के लिए भी। लखीमपुर खीरी के भी जो जज साहिबान होंगे, ये उनको भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप न्याय के हिसाब से काम करोगे तो आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। ये इंप्रेशन मुझे लगता है देने की कोशिश हो रही है, ये जो ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी में जो लोग वकील हैं, जो लोग इसके लिए एजिटेशन कर रहे हैं, वो इस बात को भी इंश्योर करें कि जजेस का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, जैसा जज लोया के केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। क्योंकि जजों के ऊपर यह दबाव रहेगा कि तुम अगर इंसाफ करने लगोगे तो तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो ये भी एक बहुत बुरी बात है। और इस केस में तो ये साफ जाहिर है कि 2 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, मैं आपको बता दूं। और ये रूटीन ट्रांसफ़र, मुझे तो नहीं लगता ये रूटीन ट्रांसफ़र है, भले ही इसको कुछ भी कह लिया जाए। 11 लोगों को और ट्रांसफ़र किया गया, एक फहाउद्दीन साहब को भी ट्रांसफ़र किया गया है। फहाउद्दीन साहब वो हैं जिन्होंने एक और FIR, जो हमारा एक क्लाइंट था सलीम, उसकी FIR की है, जिसमें मुलजिम जो है एक वो हैं जो बम फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको BJP ने बाद में
अपने जो एक जमुना पार का एक ज़िला है उसका यूथ का प्रेसिडेंट बनाया, तो मतलब इनाम दिया है बम फेंकने का दंगों में। तो इस प्रकार की सीरियस चीज़ें देश में हो रही हैं, जिसके लिए देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा ताकि न्यायिक व्यवस्था को और संविधान को मजबूत किया जा सके। अच्छा, ये जो जब दंगे चल रहे थे उस टाइम पे जस्टिस मुरलीधर थे, उन्होंने रात को 12 बजे अपने घर पे कोर्ट लगाई और ये ऑर्डर दिया कि भाई जो दंगा स्थित जगह पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको चोटें आई हैं, उनको निकाला जाए, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान बच सके। और उन्होंने साथ ही ये कहा कपिल मिश्रा का वीडियो चलाते हुए कि क्या पुलिस को फटकार लगाई थी, क्या तुम्हें ये सब नहीं दिख रहा। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और अब जो है जस्टिस विनोद और फौद्दीन साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा जो अब तक ये इंक्वायरी चल रही थी, क्या इसको ट्विस्ट दिया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है और कई लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह थे और जिनको ज़मानत मिली है। देखिए, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उस समय भी मैं ये बता रहा हूँ कि बेशर्मी की इंतहा क्या है। जो देश के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं देश के, सॉलिसिटर जनरल साहब, जब जस्टिस मुरलीधर ने हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में बैठे हुए, ये ऑलमोस्ट तय था कि कल वो या उसी दिन भी करने वाले थे, मगर जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने किसी तरीके से डेट ली उस दिन, अगले दिन की। तो ये है सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात है कि डेट जज साहब से ली और उसी रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। वरना वो कपिल मिश्रा साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का ऑलमोस्ट, मैं उस दिन था कोर्ट में, ऑर्डर उन्होंने कर ही दिया था। तो उस दिन भी सॉलिसिटर जनरल साहब जो देश के हैं वो ये बोल रहे थे कि एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो है कंड्यूसिव नहीं है, मतलब हालात जो है साजगार नहीं है कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ FIR करने की। ये ग्राउंड हाई कोर्ट में देश के दूसरे सबसे बड़े जो लॉ ऑफिसर हैं वो देते हैं कि हालात जो हैं साजगार नहीं है। तो एक मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करने के हालात साजगार नहीं हैं, तो इस देश में संविधान नहीं चलता क्या? इस देश में कायदा कानून नहीं चलता क्या? तो ये मैसेज बार बार दिया जा रहा है, कोई एक बार नहीं दिया जा रहा, कि देश में हम किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को जिंदा नहीं रहने देंगे, हर संवैधानिक व्यवस्था को मारेंगे। इसीलिए अम्बेडकरवादियों की ये जिम्मेदारी है कि हम हर संवैधानिक व्यवस्था को बचाएं, उसके लिए सड़कों पे आए। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ना, इस वक्त किसी भी और चीज़ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। अच्छा, अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपको खीरा ककड़ी चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है। आपने अभी लखीमपुर खीरी का जिक्र करा, उसमें जो आरोपी है मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री जो हैं, उनके बेटे पर आरोप है और जो खुद गृह राज्य मंत्री है उन पर बड़े बड़े हत्याओं के और मर्डर के और तरह तरह के आरोप है। उनका जो है केस जो है अभी मुलतवी किया हुआ है। उनका जो फैसला है रिलेटेड, एक फैसले में उनका महफूज है, उनका कोई फैसला नहीं आया। तो इस तरह के जो क्रिमिनल है वो मंत्री तक बन जाते हैं, लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, तो उनके केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, उनको सालों तक जेलों में सड़ाया जाता है। देखिए, ये तो आप जिस चीज़ को वो बता रहे हैं कि ये मतलब बुराइयां हैं, ये तो क्वालिटी देखी जा रही है ना आजकल। जो स्वयं होम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं होम, उनका क्या बैकग्राउंड है? खुद जो चीफ मिनिस्टर के लिए, अभी देखिए देश में 2 लोग जो हैं वो जिनमें सबसे बड़ा कंपटीशन चल रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा अगला। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या मोदी जी को हटा के धकेल के प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा देश में चर्चा का विषय है। उसमें अमित शाह साहब एक तरफ है और योगी जी दूसरी तरफ है। तो जो प्रधानमंत्री पद के एकदम दरवाजे पे या एक स्टेप नीचे खड़े हैं 2 लोग, उनके बैकग्राउंड देख लीजिए आप, दोनों पे किस किस तरह के मुकदमे रहे, और ये उन दोनों की क्वालिटीज़ हैं। यही टॉप 2 लीडरशिप है मोदी जी के बाद, आप इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, यही उनकी टॉप लीडरशिप है। एक तरफ योगी जी, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस प्रकार के मुकदमे उन्होंने खुद ही अपने ऊपर से वापस करा लिए, ऐसा भी कहीं नहीं देखा गया। तो और अमित शाह साहब तो अमित शाह साहब हैं ही, उनको तो तड़ी पार और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो उन्होंने भी जो जज नहीं माना, उनके ऊपर क्या एलिगेशन है? जो जज नहीं माना, यही तो एलिगेशन है उनके ऊपर, जज तक को मरवा दिया। इतने जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको तो वैसे ही कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक पदों पे बैठने का। मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ झूठा इल्ज़ाम हो चाहे वो, तब भी संवैधानिक पदों पे बैठने के लिए कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस प्रकार के लोगों को चुनकर RSS जो है बड़े बड़े ओहदों पे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंचे ओहदों पे पहुंचाने की चेष्टा में दिन रात लगी रहती है, मनुवादी मानसिकता। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की
दिशा में हमारे देश को ये ले जाने की चेष्टा की जा रही है। अच्छा, अगर ओबीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो विक्टिम है या जो इन हालातों से गुजर रहा है, जिसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसको संविधान में आस्था है, भरोसा है, लेकिन जो अदालतें हैं जहाँ से इंसाफ की उम्मीद है उसको इंसाफ नहीं मिलता दिख रहा है, तो ऐसी हालत में वो क्या करे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अदलिया है या जुडिशियरी है, कहीं ना कहीं जो जनता है उसका विश्वास उठता जा रहा है उस पर से, और ये डेमोक्रेसी के लिए या लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब चार जज साहब ने आके कह दिया कि जनता को उठ के आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, तो इसका समझ लीजिए आप। मैं सुप्रीम कोर्ट के ही आपको 2-3 विषय बताता हूँ। एक पहला विषय तो किसानों के आंदोलन पे सुप्रीम कोर्ट, और ये मेरी क्रिटिसिज्म है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उसकी, और ये अधिकार हर एक नागरिक का अधिकार ही नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है कि सभी जजमेंट्स के ऊपर अपनी जो प्रतिक्रिया दे और उसका क्रिटिक करे, मतलब उसके ऊपर तनकीद करे या उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करे कि ये अच्छी जजमेंट है या बुरी जजमेंट है। ये ज़रूरी है, उससे जजिस को भी पता लगता है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, हेल्दी और बहुत अच्छा वो है, एक चलन है, और ये एक ऐसी वो है, प्रैक्टिस है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी जजमेंट को क्रिटिसाइज ज़रूर करना चाहिए ताकि जजिस को भी अपनी जजमेंट्स इंप्रूव करने का मौका मिले। तो मेरा क्रिटिसिज्म है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि किसानों के केस में सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो ये कह रही है कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है इसलिए आपको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अजीब सी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित क्यों है, उसका फैसला कर दे सुप्रीम कोर्ट। फिर सरकार के पास भी ये रास्ता रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल करके वो एक दूसरा कानून ले आए, नया कानून ले आए कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते, हम कानून ले आते हैं। दूसरा रास्ता जनता के पास भी रहेगा कि अगर उनके खिलाफ गया तो वो भी उसके लिए एजिटेशन करें और अगली सरकार चुने या इसी सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से मजबूर करें कि ये कायदा ये जो कानून है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूँ मैं। ये जनता के पास फिर भी अधिकार है, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार बचता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार के पास ये अधिकार बचता है कि वो कानून में बदलाव लाके सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको निरस्त कर दे। ये अधिकार जनता के पास, पार्लियामेंट से भी बड़ा अधिकार है जनता के पास कि सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए कन्विंस करे कि ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके खिलाफ कानून लाए उसको निरस्त करने के लिए, या वो अगली सरकार इस प्रकार की चुने कि जो अगली सरकार आए वो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को निरस्त करे। उसका मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली जजमेंट दी थी पृथ्वीराज चौहान के नाम से। देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके तुरंत बाद सरकार को नज़र आ गया कि देश की जनता जो है इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो तुरंत सरकार ने SC/ST एक्ट में चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को निरस्त किया, और 18A धारा इसमें जोड़ी गई कि SC/ST एक्ट में FIR करने से पहले कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी, सीधे के सीधे FIR होगी। इसी चीज़ को निरस्त किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू अपनी जजमेंट का खुद किया स्वयं, और अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया कि हमारी जजमेंट जो है वो सही नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गलती सुधारी। तो ये जो है जनता सुप्रीम है, जनता के पास ये रास्ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जनता को ये गुजारिश करने के अलावा, जनता को ये कहने के अलावा कि आप लोग अपना पीसफुल प्रोटेस्ट बंद कर दो, फैसला जल्दी कर देना चाहिए जो उनके इख्तियार में। तो ये ना करके जनता पे दबाव बनाना, तो ये एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि सरकार के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का फैसला कर रही है कि जनता के ऊपर ही दबाव बना रही है। सरकार को ये नहीं कह रही कि आप इसको रिकन्सिडर कर लो, सरकार भी तो रिकन्सिडर कर सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए भी हम सब लोगों को खड़े रह के इस पर टिप्पणियां करनी बहुत आवश्यक है, कंस्ट्रक्टिव टिप्पणियां, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगे कि हाँ ये शायद हमने कोई गलती की थी। जैसे SC/ST एक्ट के केस में रिव्यू किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें भी रिव्यू करे। जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कर सकता है, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या अब जो ये ट्रांसफ़र हुए हैं उसी बात पे कि जो ट्रांसफ़र हुआ है इसके बाद क्या आपकी जो हियरिंग चल रही है उसमें कोई दिक्कत आ सकती है? क्योंकि आपने कहा है कि इसके जो तार हैं, जो दिल्ली दंगे में जो आरोपी हैं उनके गृह मंत्रालय तक जो है तार जुड़े हुए हैं, तो क्या इस पर कुछ असर पड़ेगा? जो देखिए हमारे पास सबूत निकल के आ रहे हैं, गृह मंत्रालय तक तो तार जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय की राजनीतिक नेतृत्व यानी कि
हमारे जो राष्ट्र के होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, उन तक जाते हुए साफ नज़र आ रहे हैं हम लोगों के पास जो सबूत हैं। तो उस स्थिति में फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ ही रहा है। और जो अम्बेडकरवादी हैं उनके तो जैसे बाबा साहब को हर कदम पे परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, हमले झेलने पड़े थे, हर एक अम्बेडकरवादी को झेलने पड़ते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो मैंने आपको बताया विनोद यादव साहब ने तो खुद मेरे खिलाफ एफआईआर की थी। हमने मेहनत की, हमने समझाया, हमने बार बार उनको कानून बताया, फैक्ट्स बताए, तो वो कन्विंस हुए। फाउद्दीन साहब को भी बताए तो वो कन्विंस हुए हमारी बातों से, उन्होंने एफआईआर कर। शुरू में तो किसी का भी जो माहौल प्रेस बना देती है ना, तो जजेस भी क्योंकि इंसान ही है देखिए, तो वो भी प्रेस के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से एक इम्प्रेशन बन जाता है, जो पूरा माहौल बन जाता है। लेकिन हम लोगों अम्बेडकरवादियों की कोशिशों से वो माहौल बदला, तो हमारा काम थोड़ा और मुश्किल हो गया। लेकिन होगा वही जो सच है। सच को बाहर लाने में बाबा साहब का संविधान काफ़ी है। हम लोगों की मेहनत थोड़ी और बढ़ गई, हमको आदत ही है मेहनत करने की। तो पर मैं बता रहा हूँ फिर एक बार कि एक भी दोषी जो है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, या राजनीतिक दल का नेता हो, बड़े से बड़ा नेता हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून का उल्लंघन किया है, अपराध किए हैं, तो वो पकड़े जाएंगे। जब तक हम अम्बेडकरवादी बैठे हैं, बाबा साहब का संविधान है, एक भी आदमी दोषी बचेगा नहीं। शुक्रिया प्राचार्य साहब। तो इस देश में संविधान है, कानून है। अगर आप संविधान को पकड़ के और कानून में आस्था रख के चलेंगे तो यकीनन आपके साथ इंसाफ होगा। हालांकि देर सवेर हो सकती है, लेकिन कुछ जजेस हैं जो दबाव में आते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद वो फैसले नहीं दे पाते हैं। तो जजेस को या अदलिया को भी सोचना पड़ेगा कि जनता का जो है विश्वास इसमें बना रहे, नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और आज जो देश के हालात है उसमें सबसे, अगर देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है तो वो है मीडिया का। मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज देश में जो कल्प्रिट है उसको हीरो बना दिया गया और जो विक्टिम है उसको अपराधी बना दिया गया। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और मीडिया पे लगाम लगाना भी जरूरी है। मीडिया पे लगाम नहीं, मीडिया को आज़ाद कराना ज़रूरी है। लालच और डर से लगाम नहीं लगानी चाहिए मीडिया पे, बल्कि उसको आज़ाद कराना है। जो आज की सरकार ने लालच दे रखे हैं मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आप लोग तो खैर ईमानदारी से सोशल मीडिया वाले काम कर रहे हो, एक तो लालच दे रखे हैं और डर, उससे आज़ाद कराना मीडिया को। आज़ादी ज़रूरी है, मीडिया एकदम बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए। उस पर ना लालच का दबाव होना चाहिए, ना डर का दबाव। हम इस वक्त थे महमूद प्राचार्य साहब के ऑफिस में, कैमरामैन आशीष के साथ मैं मोहम्मद फैसल, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।